अपनी गुलकारी तो आपको पसंद ही होगी, अपने अलावा किसे पसंद करते हैं? मुझे ज़ाती तौर पे मेहदी हसन बहुत पसंद है, और मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पसंद है। लेकिन मैं उन्हें बहुत सुकून से सुनता हूँ, बहुत ही नफीस और बड़ी ही सुलझी हुई आवाज़ है। मुझे मैडम नूरजहाँ के भी बहुत सारे गाने बहुत पसंद हैं। जदों हौली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा ना, जदों हौली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा ना, मरी दंदे वादे झूठे, झूठा होंदे प्यार वे, झूठा होंदे प्यार वे, करके मुहब्बता कौल जांदे हार वे। की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया वे, था मर जानिया। फनकारों की शादियां चलती क्यों नहीं? शकीला कुरैशी के साथ आपकी मोहब्बत की शादी नाकाम क्यों हुई? मुझे आप एक बताइए, कौन सी शादी होती है जो नफरत से की जाती है? सारी शादियां मोहब्बत से ही की जाती हैं। नफरत से तो कोई भी शादी नहीं होती। क्या एग्जाम्पल में कहीं दुनिया में मौजूद ही नहीं है कि किसी आदमी ने नफरत से शादी की हो। जो भी कहता है जी मैंने मोहब्बत से शादी की, तो वो शादी अभी देखिए, फ़नकारों की तलाक़ें नहीं होती। तलाक़ें आप कोर्ट में जाएं, आपको फ़नकार तो इक्का दुक्का मिलेंगे, यानी कि 1% आपको कोई फ़नकार मिलेगा कोर्ट में कि वो तलाक़ के पेपर ढूंढता फिर रहा होगा या दलाइल देता फिर रहा होगा मजिस्ट्रेट को। मेरी जब तलाक़ हुई, अब तलाक़ों में जब केसेस बनते हैं तो केसेस के अंदर एक चीज़ होती है कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो आप तलाक़ नहीं ले सकते। अब मेरे पे भी एक एलिगेशन लगा दी, भाई आप अपनी बीवी को ख़र्चा नहीं देते। मुझे उन्होंने कहा जज साहब, मैं जज साहब एक बात बताएं, मैं कैसे प्रूफ करूंगा जी? वो कहते जी आप कोई रसीद लेकर आए जो आप बीवी को खर्चा देते। अरे मैंने कहा भाई रसीद के, मैं कहा जी आप शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कहा जी आपके पास पिछले महीने की रसीद है, आपकी वाइफ ने दी है आपको खर्चे की रसीद? कौन देता रसीद है? तो जब ये इस किस्म के एलिगेशन लग करके तो तलाक़ें हो जाती हैं, तो ये इस बात का नतीजा होती है कि कंप्रोमाइज़ नहीं किया दोनों में से किसी ने भी। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। शादी, बेहतरीन शादी वो कामयाब होती है जब आप एक दूसरे को, पार्टनर्स जो होते हैं लाइफ के, शरीक हयात, वो एक दूसरे को है ना मार्जिन देते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। अक्सर अदाकार दिल फेंक होते हैं। आप आज तक ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कितने इश्क कर चुके हैं? आप मतलब क्या चाह रहे हैं, हमारे घर में झगड़ा हो जाए? आप क्या चाहते हैं? मतलब कौन आदमी ऐसा होगा जो कि टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में बैठ कर के वो ये कहेगा कि जी मैंने इतने इश्क किए हैं, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड मैंने इतने इश्क किए। हमारी क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है, हमारी जो टाइमिंग है वो फीमेल आर्टिस्टों के साथ गुजरती है। उसमें होता यह है कि किसी के साथ आपको काम करते हुए अच्छा महसूस होने लगता है, उसके काम के रिस्पांस की वजह से, उसकी एक्टिंग की सपोर्ट की वजह से, उसकी किसी स्टाइल की वजह से, उससे मिलता है ज़रा सा एक उस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप इश्क का नाम दे दें, तो इश्क तो ये नहीं होता, मोहब्बत तो ये नहीं होती। इश्क के लिए एक माहौल चाहिए होता है, बड़ा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर दोनों बैठे हों, कोई मतलब बात हो, कोई मसला हो, तो वो इश्क होता है। अब ये इसको तो मैं इश्क नहीं कहता कि आप कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, आप लड़की को छोड़ने जा रहे हैं घर तक, घर से फिर कॉलेज तक छोड़ने आ रहे हैं, ये तो चौकीदारी हो गई है, ये तो इश्क नहीं है। ये तो एक तरीके की सर्विस हो गई, जॉब कर रहे हैं आप, इसे इश्क नहीं कहते। इश्क कर लें तो फिर शादी ना करें, मेरा तो ये प्रोग्राम है कि जब आप इश्क कर लें तो फिर आप शादी ना करें, क्योंकि आपका इश्क ख़राब हो जाएगा जब आप शादी कर लेंगे। क्योंकि वो महबूबा अगर आपने रखनी तो महबूबा रखें, वो जैसी बीवी बनेगी फिर वही जली कटी बातें करने शुरू कर देगी। इश्क करने के बाद शादी ना करना फ्लर्ट ही कहलाता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आपका क्या मतलब है कि शीरी फराज जो फ्लर्ट थे, रांझा फ्लर्ट करता था, नहीं, उनको तो मुआशरे ने इजाज़त नहीं दी ना। तो आपका ये माशरा कि आपके पीछे इजाज़तनामा लेके फिरता है? कोई आपको इजाज़त देता है? कोई ऐसी कोर्ट है, कोई ऐसा दफ्तर है जहां आप मुझे भेज दें, मैं कल जा करके 5 इश्क की इजाज़त ले आता हूँ? शादी के बाद इश्क ख़त्म हो जाता है। मैंने तो ये शादी वाला इश्क करके देखा है कि शादी के बाद इश्क ख़त्म हो जाता है।
बेटे के हमरा शॉपिंग के लिए आए। आप स्टेज की दुनिया में बहसीयत राइटर दाखिल हुए। पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आने तक के सफ़र में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? बहुत मुश्किलात पेश आई। सहूलत से तो कोई भी सफ़र नहीं कटता। अगर आप यहाँ से मॉडल टाउन से गुलबर्ग जाएं तो आपको उस सफ़र में ही पता लग जाएगा कितने आपको अजियतनाक सफ़र से चार होना पड़ेगा, वैगनों में किस तरह आपको ठूसना पड़ेगा। पर्दे के आगे मैं इसलिए आया कि जो किरदार में तख्लीक करता था, लिखता था, उसको मैं जब किसी और को करते हुए देखता था तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ये जो आदमी ये काम कर रहा है, ये मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा कैरेक्टर उसके हिसाब से ही नहीं कर रहा। मैं बहुत छोटा था लगे उस वक्त, लेकिन मेरी फीलिंग्स ये थी कि अगर ये मैं करता तो कैसे करता। तो फिर मैंने कोशिश करी कि मैं खुद करूँ इस कोशिश के अंदर, तो फिर मैं करता चला गया। चंद फोश फिक्रे, ज़ूमानी मकालमे और माँ बहन के मजाक, क्या कामयाब स्टेज ड्रामे का यही फार्मूला है? हम तो मतलब इन फार्मूले के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। हम तो हमारा मतलब है सिचुएशन और सटायर, और हमने जो ड्रामे किए हैं, मैंने ऐसे ड्रामे किए जिन पर हमें बैन लगा है, लेकिन इस बात पे लगा है कि हुकूमतों को उससे चुभन सी हुई है। मैंने हर सब्जेक्ट के ऊपर ड्रामा लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह जिस महकमे की लिखा है उस महकमे की तरफ से मुझे नोटिस ही आया है। पाकिस्तान में स्टेज ड्रामे को अभी तक आर्ट के तौर पे तस्लीम नहीं किया गया। स्टेज ड्रामे के मुखालफों का कहना है कि स्टेज ड्रामे पर अदाकारों नहीं, भांडू और नक्कालों का कब्ज़ा है। इसके अंदर जो है सेंसिबल बात यह है कि हर आदमी हंसाना चाहता है और कोई अदाकारी करना नहीं चाहता। इसलिए जब हंसाने लगेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे भांड और मरासियों ने कब्जा कर लिया। इसमें से परफॉर्मेंस तो माइनस हो गई ना। अब हर आदमी ने क्योंकि याद कर लिए मुख्तलिफ आर्टिस्टों के आइटम्स, अब उनकी गैर मौजूदगी में वही करते हैं। अब इसमें तो यह है कि दो आदमी इंटरव्यू हुए, उन्होंने 3-4 गंदी किस्म की बातें करी, फिर 2 डांस आ गए, फिर एक गंदा सा सीन आ गया, फिर 2 डांस आ गए। तो ये ड्रामा तो नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो लोग सही कहते हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इस दौर में अच्छा ड्रामा भी करने की कोशिश कर रहा है वो कंसिडर नहीं हो रहा। आपके अक्सर ड्रामे वन मैन शो होते हैं। आपके साथी अदाकारों का कहना है कि आप किसी दूसरे अदाकार को बर्दाश्त ही नहीं करते। नहीं, ये गलत बात है। अगर ऐसी बात होती तो जिन आर्टिस्टों को मैंने इंट्रोड्यूस किया है ड्रामा लाइन में, वो कभी भी हिट ही नहीं होते। मैं ज़्यादा लोड ले करके काम करता हूँ। तो मैं जहाँ देखता हूँ कि ड्रामे में कमज़ोरी आ रही है, उस पोर्शन को संभालने की हम कोशिश करते हैं। ये इजारादारी का काम ही नहीं है। ये काम तो काम, इसके अंदर आप इजारादारी नहीं कर सकते या किसी का गला नहीं घोट सकते। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आप कॉमेडी में मुनव्वर ज़रीफ़ की नक्काली करते हैं? एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है नक्काली। इसमें लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नक्काली एंड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन लेनी जो है वो दुनिया में हर आदमी ने कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी को भी, मैं समझता हूँ जिसको किसी को आदमी अप्रिशिएट करता है उससे इंस्पायर होता है वो। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की मुझे टाइमिंग बहुत पसंद थी कि उनको, मगर आप कोई भी फिल्म, मेरा ड्रामा उठा करके देखें, मुनव्वर साहब ने ये काम नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, अभी मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। लेकिन वो उमर शरीफ उनकी फिल्में देखता है जो उनका फ़ैन है, जो उनको देख करके हंसता है। लेकिन कोई पूछेगा भाई उमर शरीफ आपकी तफरीह क्या है, तो मैं कहूँगा जो मुनव्वर ज़रीफ़ मेरी तफरीह है, मैं उनको एंजॉय करता हूँ। रात गए उनसे इजाज़त ली,